आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अंतिम दिनों में बेहतर सही दिशा में चल रही होगी। आज हम संवैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के क्रम में देखने वाले हैं एनजीटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एनजीटी के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। तो विभिन्न आयोगों के अध्ययन के क्रम में इन दोनों आयोगों को हम सर्वप्रथम देख रहे हैं और इसी एक वीडियो में आपके समस्त आयोग जो आपकी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं वो आपके कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको। और यदि आप करंट अफेयर से रूबरू हैं हमारे, तो निश्चित रूप से जब भी एनजीटी की चर्चा होती थी, जब भी न्यायाधीशों की चर्चा होती थी, तो वहां पे आदर्श कुमार गोयल का नाम आपको बताकर मैं एनजीटी के संदर्भ में आपको अवगत कराता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी के बारे में बता दें कि वर्ष 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और जब 2010 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसके कुछ उद्देश्य थे। किन उद्देश्यों के लेकर इसकी स्थापना की गई थी यदि हम बात करें तो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं थे, पर्यावरण से संबंधित जो भी चुनौतियां थी उस समय, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। किसके लिए की गई थी? पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों के निदान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी, अक्टूबर माह में की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एनजीटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि जो भी हमारे न्यायालय हैं, चाहे हमारे हाई कोर्ट हैं, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पे लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है, लाखों की संख्या में मामले पेंडिंग हैं। और वो यदि हम देखें तो वो जो मामले हैं उसमें ज़्यादातर सिविल से जुड़े हुए मामले हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के ज़्यादातर मामले हैं। तो उन मामलों में देरी हो रही है, उन मामलों में देरी हो रही थी। और जब पर्यावरण से संबंधित मामले भी अदालत में जाने लगे तो अदालतों का जो बोझ था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो उसी बोझ को कम करने के लिए पर्यावरण से संबंधित एक अलग न्यायालय की अस्तित्व की बात आई, एक नए न्यायालय की संकल्पना की बात की गई। और इसकी यदि हम देखें तो शुरुआत 2010 से हुई जब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अब इसमें यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि जैसे ही भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, पर्यावरण से संबंधित न्यायालय की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया था। दो कौन कौन से थे? पहला आपका था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आपका था न्यूजीलैंड, और भारत तीसरा देश बन गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें है क्या, इसको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो शक्तियां दी गई हैं, एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार होने से निश्चित रूप से इसको ज्यादातर मामलों को सुनने में, ज्यादातर मामले इस तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो दूसरा क्या है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया के पालन का बाध्य नहीं है। मतलब एनजीटी जो है वो नागरिक प्रक्रिया संहिता जो 1908 है उसके पालन के लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए बाध्यकारी। एनजीटी के लिए ये प्रक्रिया बाध्यकारी नहीं है। एनजीटी के जो भी निर्णय होते हैं उसमें क्या अधिकतम किस प्रकार से दंड दिया जा सकता है यदि हम उसकी बात करें तो एनजीटी द्वारा अधिकतम 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। आर्थिक दंड अधिकतम 10 करोड़ तक एनजीटी के द्वारा दिया जा सकता है। एनजीटी के द्वारा जो भी एक उस प्रकार के जो भी दोषी होते हैं उन पर 10 करोड़ रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। एनजीटी का यदि हम बात करें कि क्या हम एनजीटी के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी है, उसके खिलाफ हम कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। एनजीटी के जो भी निर्णय होते हैं उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक तिथि सुनिश्चित की गई है। उस तय तिथि के अंदर ही आपको अपील करना होगा। वो तिथि क्या है? 90 दिन। 90 दिन निर्णय जब भी आता है एनजीटी का, उसके 90 दिन के भीतर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कि जैसे आप जानते हैं कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं, आप देखते होंगे जो भी हमारे न्यायालय हैं वहां देखते होंगे कि मामले लगातार पेंडिंग रहते हैं, वर्षों वर्षों केस चलते रहते हैं। एक कह लीजिए आपकी एक व्यक्ति विशेष के जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन केस का फैसला नहीं हो पाता है। तो एनजीटी के लिए इस तरह की बाध्यकारी नीतियां बनाई गई कि एनजीटी के लिए 6 माह में केसों का निपटारा करना अनिवार्य होगा। एनजीटी के पास जो भी मामले आएंगे एनजीटी बाध्य है कि 6 महीने के अंदर उसका हल निकाल सके
उसके बारे में जो भी आरोप हैं उसको दंड दे सके, जो भी आरोपित हैं उनको दंड दे सके। अब यदि हम देखें कि किन कानूनों के तहत एनजीटी सुनवाई कर सकता है, तो ये 7 कानून आपको पता होना चाहिए। इन्हीं 7 कानूनों के तहत एनजीटी सुनवाई कर सकता है, जिनमें जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1997, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। इन्हीं के अंतर्गत ये सुनवाई कर सकता है, 7 कानून के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। मतलब यदि कहीं पे जल प्रदूषण की बात होती है, वन संरक्षण की बात आती है, वायु प्रदूषण की बात आती है, पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला आता है या जैव विविधता से संबंधित कोई मामला आता है, तो इन मामलों की सुनवाई एनजीटी कर सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि विशेषकर पर्यावरण, एक वर्ड याद रखिए पर्यावरण, कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला होगा तो उसकी सुनवाई एनजीटी कर सकता है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसकी संरचना कैसी है। संरचना में यदि हम बात करें तो इनके एक अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य इसमें होते हैं और कुछ विशेष सदस्य होते हैं। अब जो न्यायिक सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या विशेष सदस्य होते हैं, एक प्रश्न बनता है कि क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो जी नहीं, इनकी एक निश्चित अवधि है 5 वर्ष की, 5 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी संरचना में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। ये भी एनजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ विशेष फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जैसे हेडक्वार्टर तो आपके दिल्ली में है, लेकिन इनके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनजीटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं, इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। ये आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ पता होना चाहिए कि यह आर्थिक दंड जो दे सकता है वो 10 करोड़ तक का अधिकतम, और कारावास की जो सजा सुना सकता है अधिकतम 3 वर्ष की सुना सकता है। इसके साथ साथ 6 माह के अंदर जो भी मामले आते हैं उनके निपटारा करने के लिए ये बाध्य है। इनके निर्णय के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 7 आपके कानून हैं जिनके तहत एनजीटी सुनवाई करता है, जिनमें जल, वन, वायु, पर्यावरण और जैव विविधता के कानून शामिल हैं। ये तो हो गई आपकी एनजीटी की बात, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात। अब दूसरा आपका महत्वपूर्ण आता है खाद्य संरक्षण आयोग। खाद्य संरक्षण आयोग हम बात कर रहे हैं राज्य के संदर्भ में, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में। अब खाद्य संरक्षण आयोग क्यों बना? आप जानते हैं कि 1965 में जब खाद्यान्न का संकट आया, खाद्यान्न के संकट के बाद से देशों को, जो भी देश हमारे देश नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं राज्यों को ये समझ में आ गया कि इस तरह की जो आपदा है, इस तरह की जो चुनौतियां हैं, ये कभी भी आ सकती हैं और उसके लिए उनसे निपटने के लिए जरूरी क्या है कि हम कुछ ठोस कदम बनाएं, कुछ ठोस नीतियां बनाएं। तो उन्हीं के क्रम में खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। और आपको बता दें कि राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जो उपलब्ध हो रहे हैं उनका जो मूल्य है वो भी एक, आप कह लीजिए कि उसका भार आम नागरिक वहन कर सके, इस प्रकार से हो, मतलब उचित मूल्य हो और जो उनकी गुणवत्ता हो वो उच्च हो। तो उच्च गुणवत्ता के खाद्य उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और इन 5 सदस्यों में से कम 2 सदस्य आपके जो है SC ST से होते हैं, मतलब एक SC समुदाय से, एक ST समुदाय से होना
अनिवार्य है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। इतनी बेसिक जानकारी आपको इस आयोग से संदर्भित होनी चाहिए। तो 2 आयोग हमने देखा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। आगे की जो चर्चा है, अगला जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में और उसके बाद कुछ अन्य संस्थाएं हैं आपके संदर्भ में जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहीं पर हमारे साथ बने रहें। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। चलिए, तो संस्थाओं के अध्ययन के क्रम में आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की और राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की तो आपको पता होना चाहिए, जब भी बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो आपको इसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिसे हम चुनाव आयोग के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो राज्य और संघ के जो भी चुनाव होते हैं, राज्य और संघ के समस्त चुनाव प्रक्रियाओं का जो समापन होता है, जो संपन्न कराने वाली संस्था है, वो आपकी है भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इसके द्वारा कौन कौन से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं यदि हम उसकी बात कर लें तो सबसे पहले आप देखोगे कि लोकसभा के जो हमारे चुनाव होते हैं पूरे भारत में, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, इन सभी चुनावों का जो संचालन होता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अब बात आती है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की कब स्थापना हुई, तो आपको बता दें 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, उनकी शक्तियों की चर्चा की गई है, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है, तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 324 से 329 को देखना पड़ेगा। 324 से 329 तक के अनुच्छेद जो भी दिए हुए हैं, इन सभी में आपको निर्वाचन आयोग के कार्य, उनके शक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है। संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जब 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तो उस दौरान केवल एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, मतलब चुनाव आयुक्त जो थी वो एक सदस्यीय एक संस्था हुआ करती थी। बाद के वर्षों में 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्यीय किया गया और बीच में पुनः इसको 1 सदस्यीय भी किया गया था और बाद में जो आज आप संरचना देख रहे हो ये संरचना 1 अक्टूबर 1993 के बाद से बनी हुई है। मतलब 1 अक्टूबर 1993 के बाद से 3 सदस्यीय ये संरचना बनी, 3 सदस्यीय ये संगठन बना और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाने लगी। 2 अन्य पदों को यहाँ पे सृजित किया गया। तो जो आज हम वर्तमान संरचना देखते हैं, 2021 में जो हम संरचना देखते हैं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, इसका आरंभ वर्ष 1993 से हुआ है और 1993 से भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय संस्था के रूप में अस्तित्व में है। अब बात आती है कि इनके जो सदस्य होते हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों या अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने वर्षों तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो ये 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और यदि इनकी अधिकतम एज उम्र जो है 65 वर्ष हो जाती है तो भी ये पद से इनको इस्तीफा देना पड़ता है, पद इनका जो है समाप्त हो जाता है। तो इनका कार्यकाल कहने का मतलब है चाहे 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले आता है वही इनका कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के समकक्ष इनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। इनको यदि पद से हटाने की बात हम करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हम पद से हटाते हैं उसी प्रकार से प्रक्रिया का पालन भारतीय निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो आयुक्त होते हैं, उनके संबंध में हमें करना पड़ता है। तो ये बेसिक जानकारी थी भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित। बाकी जानकारी आप राज्य व्यवस्था में पढ़ते होंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो जैसे आपने देखा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें आपने देखा कि इसका कार्य था संघ और राज्य की चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराना। उसी प्रकार से जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना। किनका? स्थानीय निकायों का, नगर पालिकाओं का, पंचायतों का,
जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनकी प्रक्रियाओं को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से आयोजित कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। अब यदि हम बात करें कि इनकी चर्चा कहाँ पे हुई है, तो इनके लिए चर्चा भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 में इनकी चर्चा देखने को मिलती है, और विशेष रूप से 243 के और 243 K1, K2 और 243 जड में आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव कराता है, किस प्रकार से नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है, और इस साथ ही साथ जो पंचायती राज्य संस्थाएं हैं उनके लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराता है, चुनाव आयोजित कराता है, उनका अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। मतलब जो पंचायत चुनाव होते हैं उनको आयोजित कराने से लेकर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो भी शक्तियां हैं, इनका जो भी कार्यकाल है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निर्देशित किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जिस प्रकार से हम उनको पद से हटाते हैं, उसी प्रकार से हम राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनको भी हटाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में हमने देखा था कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम पद से हटाते हैं, उसी प्रकार से पद से हटाने के लिए प्रक्रिया जो है वो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में करनी पड़ती है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में इनकी जो प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार करनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो नौकरशाह होते हैं हमारे, उनको किसी भी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है उसमें नियुक्ति ना दी जाए, जिससे कि निष्पक्ष ये चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करता रहे और कहीं भी कोई समस्या इसमें देखने को ना मिले। तो अभी हाल ही में एक मार्च माह में ही 10 दिन पहले अभी एक संतुष्टि आई है जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो पता होना चाहिए कि उसने बताया कि नौकरशाहों को जो है किसी भी प्रकार से निर्वाचन आयोग में दाखिला ना मिले। ठीक है, अब बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग महत्वपूर्ण संस्था है और आप जानते हैं कि जो आपकी वर्तमान सरकार है इसका जब पहला कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वर्ष 2015 में, उसी समय नीति आयोग की संकल्पना आई थी। नीति आयोग का जो संकल्पना था यदि हम देखें तो इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए इसका एक प्रकार से हम देखें इसकी संरचना बनाई गई थी। क्या ध्यान में दिया गया था? सहकारी संघवाद के को लेकर इसमें चर्चा की गई थी और सहकारी संघवाद को लेकर इसमें कार्य किए गए थे। तो कहने का मतलब है सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की जो संकल्पना थी मौजूदा केंद्र सरकार की, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो नीति आयोग के माध्यम से किया गया, नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की जो संकल्पना थी उसको नीति आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही नीति आयोग अस्तित्व में आया, जो 65 वर्ष पुराना हमारा योजना आयोग था, 65 वर्ष पुराना जो हमारा योजना आयोग था, उसका एक प्रकार से देखें वो जाके अप्रासंगिक हो गया। मतलब नीति आयोग के आने के बाद से योजना आयोग जो संस्था थी वो हमारी अप्रासंगिक हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी संरचना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष का जो पद होता है वो पदेन पद होता है। मतलब जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री होंगे वही इस संस्था के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान समय में है राजीव कुमार। एक पूछा जाता है कि सीईओ कौन है? तो सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत नीति आयोग के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है कि क्षेत्रीय परिषद की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति और मुख्यमंत्री और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो उपराज्यपाल होते हैं वो क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं। तो पहले अध्यक्ष हो गया,
दूसरा उपाध्यक्ष हो गया, तीसरा हो गया क्षेत्रीय परिषद, चौथी आपकी हो गई तदर्थ सदस्यता। तदर्थ सदस्यता का मतलब कि तदर्थ सदस्यता में आप रख सकते हैं कि ऐसे संस्था, ऐसे अग्रणी अनुसंधान संस्थान, उनमें से बारी बारी से दो दो सदस्यों को इनमें नियुक्त किया जाता है। जैसे कि शोधकार, मतलब किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए लोग जो उस क्षेत्र विशेष में महारत रखते हों, उस क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता रखते हों, उनको इसमें समय समय पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जिनको लगता है, जिनको प्रधानमंत्री की नज़रों में जिनको लगता है कि वो उस क्षेत्र विशेष में बेहतर कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता है, उनके साथ मिलकर भारत के लिए, अपने देश के लिए बेहतर किया जा सकता है, तो उनको भी समय समय पर इसमें आमंत्रित किया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है पदेन सदस्यता। पदेन सदस्यता मतलब कि जो किसी पद पर बने हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, पदेन सदस्य हैं, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो पदेन सदस्य हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखिए, एक अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत, और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें जो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन इसमें आते हैं? इसमें अध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं, पूर्णकालिक सदस्य आते हैं, अंशकालिक सदस्य आते हैं, पदेन सदस्य आते हैं, सीईओ आते हैं, और सचिवालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं समय समय पर इसमें रखे जाते हैं। इतनी जानकारी आपको नीति आयोग के संदर्भ में भी पता होनी चाहिए। तो नीति आयोग आपका हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, और भारत निर्वाचन आयोग हो गया। अब नीति आयोग के संदर्भ में थोड़ी सी और जानकारी हम कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग हमने देखा कि योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई, योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापन किया। तो योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापन किया तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापन किया तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात आती है कि जो नीति आयोग हमारा है, नीति आयोग का उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से ये योजना आयोग से भिन्न है। तो आपको बता दें, नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग की जो संकल्पना है वो एक थिंक टैंक के रूप में है। जबकि यदि हम बात करें कि योजना आयोग की जो संकल्पना थी, योजना आयोग किस रूप में कार्य कर रहा था, तो आप देखोगे कि यह एक संवैधानिक निकाय था और इस रूप में यह कार्य कर रहा था, संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। और नीति आयोग किस रूप में कार्य कर रहा है? थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। यह सदस्यों की विशेषज्ञता पर बल देता है। जैसा कि आपने नीति आयोग में देखा कि समय समय पर विभिन्न संस्थाओं से, चाहे वो पदेन सदस्य के अलावा जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं, मतलब योग्यता के आधार पर यहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लोगों को रखा जाता है। लेकिन अभी तक क्या था कि यह जो योजना आयोग थी, ये जो समिति थी, ये विशेषज्ञता पर बल देती थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो सहकारी संघवाद की भावना पर तो कार्य करता ही है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। तो सहकारी संघवाद को तो ये बढ़ावा दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जबकि यदि हम देखें तो इसकी वार्षिक योजना में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। जो योजना आयोग था उसकी जो वार्षिक योजना होती थी उसमें राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती थी। तो कम शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें तो नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, एक व्यापक विशेषज्ञता रखने वाले लोगों का एक समूह है। और योजना आयोग क्या था? योजना आयोग जो था वो एक प्रकार से कह लीजिए विशेषज्ञ तो होते थे, लेकिन व्यापक विशेषज्ञता उन लोगों में नहीं होती थी। थिंक टैंक के रूप में वो कार्य नहीं करता था, और ना ही सहकारी संघवाद की भावना उसमें उतनी ज़्यादा देखने को मिलती थी जितना कि नीति आयोग की संरचना में देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब आपकी कुछ संस्थाएं और बची हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं और उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से आपकी अगली जो संस्था आती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी अगली जो संस्था है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में तो कुछ चीज़ें हमें बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
तो आपको बता दें 28 सितंबर वर्ष 1993 से ये प्रभावी है, ये कार्य कर रहा है। कब से? 28 सितंबर 1993 से। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था मतलब एक से अधिक सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो इसकी एक प्रकार से आप कह लीजिए पूर्णकालिक जो संरचना है, उसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अभी एक जो अध्यक्ष होते हैं, इनके लिए जरूरी है कि ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होने चाहिए। और जो 4 अन्य सदस्य हैं, इनमें से 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो हाई कोर्ट से संबंधित हों और सुप्रीम कोर्ट से, मतलब 4 सदस्यों में से 2 सदस्य जो हैं वो न्यायिक बैकग्राउंड के होने चाहिए। उनमें से एक उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड जज न्यायाधीश होना चाहिए, दूसरा हाई कोर्ट में रिटायर्ड या सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। साथ ही साथ जो अन्य 2 सदस्य हैं वो इस क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सदस्य होने चाहिए। तो जो 4 सदस्य हैं उनमें से 2 न्यायिक बैकग्राउंड के होने आवश्यक हैं और जो 2 अन्य सदस्य हैं उसके लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र विशेष में वो अनुभव रखते हों। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो इसके अतिरिक्त क्या अन्य सदस्य होते हैं, जी हाँ, इनके अतिरिक्त भी 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनको बोलते हैं पदेन सदस्य। ये कौन से होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसमें पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन सदस्य के रूप में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन सदस्य के रूप में। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। तो 4 और सदस्य इसमें होते हैं। कहने का मतलब कि एक अध्यक्ष प्लस 4, ये तो हो गए पूर्णकालिक, और इसमें 4 होते हैं पदेन। तो टोटल यदि हम संरचना देखें तो टोटल 9 सदस्यों की संरचना है। अब इनके कार्यकाल की यदि हम बात करें तो जो भी अस्थायी सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 5 वर्ष या तो अधिकतम एज 70 वर्ष। तो 5 या 70 जो भी पहले आए, ये इनकी उम्र सीमा निर्धारित है, ये इनकी कार्यावधि निर्धारित है। अब यदि हम बात करें कि इनको पद से हम कैसे हटा सकते हैं, तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन पद से हटाए जाने से पहले आरोप जो है साबित होने चाहिए और आरोपों की जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जांच कराई जाती है उसमें जब ये शामिल होते हैं, जब इन पे आरोप साबित होता है, तो उसके बाद ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं भारत में यदि हम देखें तो लगातार, चाहे वो सैन्य पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो हम देखते हैं आपस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जहाँ पे लगता है, वहाँ पे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से लगातार मानवाधिकार के मामले सामने आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था पर यदि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जांच करना, उसकी निष्पक्ष जांच करना और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना इस आयोग का कार्य था। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? सीमाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि कोई भी मानवाधिकार की घटना हो, उसके घटे 1 वर्ष हो गए हों, मतलब यदि कोई भी मानवाधिकार की घटना है वो 1 वर्ष से पुरानी है और वह जो है आयोग के सामने लाई जा रही है, तो आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोई जांच उसकी नहीं कर सकता है। तो आयोग के लिए यहाँ पे बाध्यताएं हैं कि 1 वर्ष से कम समय में आप यदि अपने मामले को मानवाधिकार आयोग के समक्ष लेकर जाते हैं, तभी मानवाधिकार आयोग उनको सुन सकता है, उनकी जांच करा सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। 1 वर्ष से पुराना हो गया तो मानवाधिकार के हाथ बंधे हुए हैं, फिर वो इसमें कार्रवाई नहीं करा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसी तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से वहां पे राज्यपाल द्वारा उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वहां पे सदस्यों को हटाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए और जब आरोप दाग साबित हो जाते हैं उसके बाद ही उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है। निश्चित रूप से आप पहले से भी पढ़े होंगे, पॉलिटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो संस्थाओं से संबंधित जो चर्चा थी उस पर यहीं पर विराम लगाते हैं और फिर कल हम देखेंगे भारत के
भूगोल के बारे में, इसके बाद आपकी जो भी और टॉपिक बचे हुए हैं, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इन सब की समग्र चर्चा आपके एग्जाम से पहले आप तक उपस्थित हो जाएगी, आप तक प्रस्तुत हो जाएगी। धन्यवाद।